मैंने आरबीएससी एंड अपने सीबीएसई आरबीएससी एंड एनसीईआरटी बुक से कुछ रीट के लिए क्वेश्चन बनाए हैं और जो हमारे रीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से लास्ट ईयर इसके क्वेश्चन आ चुके हैं और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जो नया टॉपिक जो ऐड हुआ है अभी जो हमारे रीट के अंदर जो है सजीव एंड निर्जीव। सजीव एंड निर्जीव क्या है, चलो इसके बारे में हम देखते हैं। सजीव सजीव श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करता है? O2 गैस ग्रहण करता है। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? O2 गैस ग्रहण करते हैं। तो O2 और अगर आपको पूछे जाए कि सजीव ऑप्शन दिया जाए कि सजीव कौन सी गैस ग्रहण करता है, तो O2 मतलब ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, वो इनलेट करते हैं। इसके बाद आगे सजीव श्वसन के दौरान कौन सी गैस निष्कासित करता है? CO2। CO2 गैसेस क्या करते हैं, वो निष्कासित करते हैं। ये ध्यान रखना। सजीव मतलब ये कॉमन सजीव की बात की जा रही है, ना कि इसमें पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु की बात करिए। यहाँ पर सजीव कॉमन सजीव की बात की जा रही है। तो सजीव कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? O2 गैस ग्रहण करते हैं और CO2 गैस को क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। चलो आगे। श्वसन के दौरान क्या होता है? देखो, श्वसन में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज, जो हम लोग भोजन करते हैं, जो भोजन जो हम लोगों को बाहर रूप से भोजन मिलता है, उसमें जो ग्लूकोज है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, उस ग्लूकोज का क्या करता है, विघटन करता है। क्या करता है? विघटन करता है। और हम जैविक जो हमको ऊर्जा प्रदान करता है, जैविक ऊर्जा को प्रदान करता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस का निष्कासन होता है? CO2 गैस का निष्कासन होता है। कौन सी गैस का निष्कासन होता है? CO2 गैस निष्कासित होती है। चलो आगे। अगर बोला जाए कि सजीव के अंदर पेड़ पौधे क्या गति करते हैं, किसी ने पेड़ पौधे को चलते हुए देखा नहीं है, लेकिन वास्तव में सजीव गति करते हैं। पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? सजीव के रूप में गति करते हैं। कैसे? जैसे सूर्यमुखी का पौधा है। सूर्यमुखी का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, जो सूर्य की और उसके सूर्य की तरह उसका मुंह होता है। तो सूर्यमुखी के पौधे का सूर्य की ओर मुड़ जाना क्या है? गति का उदाहरण है। ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में आपको हाँ या ना में इसमें से जो गलत है या सही है उसको चाटने का आ जाए, तो ध्यान रखना कि पेड़ पौधे गति करते हैं। तो मतलब सूर्यमुखी पौधा जो एक गति का उदाहरण है, जो पेड़ पौधे क्या करते हैं? गति करते हैं। चलो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि जैसे कांटे या सुई चुभने पर मुंह में पानी आना, ये सजीव की कौन सी बात को अंकित करता है? सजीव क्या है? संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। चलो आगे। जैसे सुईमुखी का पौधा होता है, जिसको छूने पर क्या हो जाता है? उसकी पत्तियां क्या होती है? सिकुड़ती है। तो ये सिकुड़ने की गति क्या है? ये क्या कौन सी प्रक्रिया? उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं वो? उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। आप लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि कोई उद्दीपक होगा, उसके प्रति क्या करते हैं? कुछ क्रिया होती है। बहुत सारे सिद्धांत है, पालो वगैरह, उसमें बहुत सारे सिद्धांत है। आगे देखते हैं। पादपों में अपशिष्ट निष्कासित होता है। हाँ, पादपों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, और वो भी कौन से रूप में? श्राव या गोंद के रूप में। श्राव मतलब आप लोगों के छाल वगैरह, इनमें रूप में पादपों के अंदर भी क्या होता है? निष्कासन, अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है? निष्कासन होता है। चलो आगे। सजीव एवं निर्जीव के बीच की जो योजक कड़ी होती है, वो क्या होती है? आप लोगों की विषाणु होती है। क्या उनसे होते हैं? विषाणु। मतलब सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली जो बीच की कड़ी होती है, वो क्या कहलाते हैं? आप लोगों के विषाणु कहलाते हैं। चलो आगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जो पादप जो संवेदन होते हैं, उनकी मापने की जो यंत्र है, उस यंत्र को क्या बोलते हैं? कैस्कोग्राफ बोलते हैं। जो पादपों के संवेदनशीलता को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग होता है, वो कौन सा यंत्र है? कैस्कोग्राफी। ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन में मैंने जो आंसर लिखा वो कभी आपका क्वेश्चन बन के आ जाए, तो ये थोड़ा फोकस करना। चलो आगे। जैसे आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो कैस्कोग्राफी की जो खोज की थी, वो किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने की थी, जो पादप जगत के बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने कैस्कोग्राफी यंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट, कैस्कोग्राफी सूक्ष्म तरंगों की रेंज कितनी होती है हमारे पास? लगभग इसकी रेंज होती है 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर होती है। ध्यान रखना, कैस्कोग्राफी यंत्र की रेंज कितनी होती है? 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर होती है। अगर आपको ऐसा कुछ पूछा जाए कि सूक्ष्म जीव के अंदर ऐसा कौन सा जीव है जो वातावरण में तो निर्जीव रहता है, लेकिन सजीव के अंदर जाने पर वो एक जीवित हो जाता है, जंतु के अंदर जाने पर सजीव हो जाता है,
तो ध्यान रखना आपका आंसर रहेगा विषाणु। विषाणु ऐसा है जो वातावरण में तो निर्जीव की अवस्था में रहता है, लेकिन शरीर के अंदर जाने पर उसको बॉडी मिलने के बाद वो क्या बन जाता है आप लोगों की, सजीव बन जाता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, इसको विषाणु को हम वायरस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, सजीवों की प्रजातियों को अस्तित्व बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आप लोगों के, प्रजनन कहलाता है। अगर प्रजनन नहीं होगा तो अस्तित्व सजीवों का संभव नहीं है। चलो, ये हमारा जो टॉपिक था जो सजीव एवं निर्जीव के संबंधित था। सजीव श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, CO2। सजीव श्वसन के दौरान कौन सी गैस निष्कासित करते हैं, CO2। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का विघटन होता है और जैविक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जिसको श्वसन कहलाता है, और इस प्रक्रिया में CO2 गैस निष्कासित होती है। सूर्यमुखी पौधों के सूर्य के प्रकाश की ओर मुरझाना गति का उदाहरण है। काट सुई चुभना, मुंह पे पानी आना, ये सजीवों में संवेदनशील की भावना है। सूर्यमुखी के पत्तियों का सिकुड़ना उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पादपों में अपशिष्टों का निष्कासन होता है स्राव और गोंद के रूप में। सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है, विषाणु कहलाती है। कैस्कोग्राफ पादपों में संवेदन यंत्र मापने की खोज किसने की थी, जगदीश चंद्र बोस ने की थी। कैस्कोग्राफी सूक्ष्म तरंगों की रेंज कितनी होती है, 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक होती है। और स्वतंत्र वातावरण में निर्जीव व जंतु में सजीव क्या होता है, विषाणु होता है। और सजीव की प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखता है कौन, प्रजनन रखता है। ये हमारा सजीव और निर्जीव से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके रीट में बन सकते हैं। चलो आगे, नेक्स्ट हम लेते हैं जो क्लास 6 का जो टॉपिक है, कोशिका। मैंने सब टॉपिक को लिए जो क्लास 6, 7, 8 बुक है अंदर है। आगे और आपको वीडियो अगर मेरे लाइक और सब्सक्राइब बढ़े तो मैं और आगे वीडियो 9th और 10th के भी बायो के बना सकता हूँ। चलो आगे, नेक्स्ट है कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी सन 1665 के अंदर। और वो भी कैसी कोशिका, निर्जीव कोशिका के अंदर, सजीव कोशिका के अंदर नहीं किया था। सजीव कोशिका का आपके 9th क्लास के अंदर उसका क्वेश्चन बनता है। अभी मैंने आपके 6th क्लास का क्वेश्चन बनाया, इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। तो निर्जीव आ जाए तो सजीव कोशिका का खोज आए तो रॉबर्ट हुक नहीं, कोई दूसरा है, ल्यूवन हॉक है। लेकिन अगर कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 के अंदर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वह जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बहुकोशिकीय कहते हैं। मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब आता है कि एक कोशिकीय जीव के उदाहरण आपका अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एक कोशिकीय जीव क्या है, उसमें आप लोगों को 3 ऑप्शन तो आपको एक कोशिकीय दिया जाए और एक नहीं ऐसा पूछ लिया जाए और एक आपको दे दे जो बहुकोशिकीय है। तो ध्यान रखना, एक कोशिकीय जीव आपकी किताब के अंदर केवल 3 ही है। एक तो अमीबा, पैरामीशियम और एक तीसरा है आप लोगों के क्लेमाइडम मोनास। ये 3 जीव है जो सूक्ष्म जीव, एक कोशिकीय जीव है जो आपके सिलेबस के अंदर है। नेक्स्ट आगे, कोशिका झिल्ली के आधार पर जीवों के प्रकार कितने होते हैं आप लोगों के, 2 होते हैं। कोशिका झिल्ली के आधार पर जीवों के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोट्स और दूसरा कौन सा होता है आप लोगों के, यूकैरियोट्स। ये 2 इंपॉर्टेंट है और आपका इसका क्वेश्चन बन सकता है। चलो, इस दोनों के बीच में क्या अंतर वो हम आगे देखेंगे। कोशिका का आकार लगभग होता है 1 मीटर के अंदर। 1 मीटर के अंदर आप लोगों के 1 मीटर के 10 लाखवें भाग के, जिसको माइक्रो भाग मतलब बहुत ही छोटी इकाई, जो ऐसा देखना संभव नहीं है। तो बहुत ही छोटा, 1 मीटर के अंदर लगभग 10वां लाखवां भाग होता है। 10वां लाख मतलब बहुत ही छोटा इकाई। अगर आपका क्वेश्चन बन जाए कि सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका किसके अंदर होती है, जीवाणु के अंदर सबसे छोटी कोशिका होती है। ये ध्यान रखना, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु के अंदर होती है, जिसकी साइज होती है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है। कितना, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, बहुत ही छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, चतुर्मुख का अंडा। चतुर्मुख का एक मुर्गी की जैसा आकार पक्षी होता है, पक्षी भी बोल सकते हैं, और वो धरातल पर रहने वाला है, ज़्यादा उड़ता नहीं है। लेकिन चतुर्मुख का अंडा वो सबसे बड़ी कोशिका है जो पत्रों को खाते हैं। और इसकी जो कोशिका की आकृति कितनी होती है, 170 इंटू 130 मिलीमीटर, मतलब बहुत ही छोटी इकाई है, लेकिन वास्तव में कोशिकाओं में ये सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं है। कौन से जो ऐसे जीव है जिनके कोशिका की आकृति निश्चित नहीं होती, जैसे अमीबा और माइकोप्लाज्मा। इनको जिस आकृति में डालना चाहो वो उस आकृति में डल जाते हैं। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं,
कुछ कोशिका की आकृति गोल व चपटी होती है। तो कौन सी कोशिका गोल व चपटी होती है? रक्त कणिकाएं होती है। रक्त कणिकाएं गोल व चपटी होती है, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कई कोशिका लंबी व तर्क रूप होती है। इनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, जैसे आप लोगों के नुकीले टाइप के होते हैं, और तर्की और लंबी होती है, जैसे पेशीय कोशिका। ध्यान रखना, पेशीय कोशिका, इनकी आकृति लंबी व तर्क रूपी होती है, तर्क रूपी होती है, देखिए कॉर्न के जैसे। नेक्स्ट आगे, कई कोशिकाएं बहुत ही लंबी व शाखित होती है। तो ऐसी बहुत ही लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र, जो लंबी कोशिका है और एक शाखा के रूप में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाती है। मतलब जैसे अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए और उन सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका कोशिका करती है। ध्यान रखना, तंत्रिका कोशिका एक जगह से दूसरी जगह संदेशों को पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट, प्रत्येक जीव की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ध्यान रखना, कभी आप उत्तक मत लिखना, अंग मत लिखना, कोशिका होती है। संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। नेक्स्ट आगे, समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? आप लोगों के उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक। उत्तक समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है। समान उत्तकों का समूह क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। आपस में उत्तक मिलके क्या बनते हैं? आप लोगों के अंग बनते हैं। नेक्स्ट, विभिन्न अंगों का समूह क्या कहलाता है? आप लोगों के तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट, विभिन्न तंत्रों का समूह क्या कहलाता है? आप लोगों के शरीर कहलाता है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, कोशिका आपस में मिलके क्या बनती है? आप लोगों के उत्तक मिलते हैं, उत्तक मिलके आपस में बनते हैं अंग, और अंग मिलके आपस में मिलते हैं तंत्र, और तंत्र आपस में मिलके क्या बनता है? आप लोगों के शरीर बनता है। ये हमारे शरीर का एक ढांचा है। पहले कोशिका बनेगी, फिर उत्तक बनेगा, फिर अंग बनेगा, फिर तंत्र बनेगा, फिर तंत्र बनेगा, फिर अंग शरीर बनेगा। अब आता है कि कोशिकाओं को देखने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं। अब कैसे, आप अपने ऊपर नहीं, एक स्लाइड के ऊपर कोशिकाओं को लिया जाता है और कोशिकाओं को देखने के लिए उस पर किस रसायन का प्रयोग करते हैं? ध्यान रखना, मिथिलाइन ब्लू। ये इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन आपके आई थिंक बन सकता है, और इसको आप टिक कर देना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली। अब कोशिकाओं के अंदर क्या है? विभिन्न भाग है। उन कोशिकाओं की झिल्ली, जैसे फर्स्ट भाग है हमारा कोशिका झिल्ली। चलो, कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कहना है, दो नाम है। इस कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। हम कॉमन कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर पादप कोशिका और झिल्ली की बात कर रहे हैं, और ना ही पेट जीव जंतु की कोशिका की बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट आगे, कोशिका का बाहरी आवरण होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहरी आवरण होता है। कोशिका उसके अंदर होती है और उसके बाहर का जो आवरण होता है वो क्या कहलाते हैं? आप लोगों के कोशिका झिल्ली कहलाती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाए तो कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाती है। चलो नेक्स्ट आगे, कोशिका इसके सरंध्र बने होते हैं, मतलब इसके ऊपर एक छोटे छोटे दाने टाइप, एक जैसे नींबू के ऊपर आप दाने देखते हैं उस टाइप के सरंध्र होते हैं, और वो किसके बने होते हैं? वसा व प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? वसा व प्रोटीन के बने होते हैं। ये ध्यान रखना, ये सरंध्र किसके बने होते हैं? वसा और प्रोटीन के बने होते हैं। पादपों में कोशिका झिल्ली के बाहर का आवरण बना होता है, वो किसका बना होता है? पादपों के अंदर, यहाँ पर मोस्टली पादप के बारे में बात की जा रही है, तो पादप में कोशिका झिल्ली के बाहर का आवरण जो बना होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली के बाहर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि पादपों के अंदर बनी होती है, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा फोकस करना। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं, पादपों में कोशिका झिल्ली का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। अभी जैसे मैंने बताया, कोशिका भित्ति ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज पदार्थ की बनी होती है। चलो आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, पदार्थ पादपों की आकृति निश्चित होती है। किसके कारण होती है? पादपों की आकृति निश्चित होने का कारण क्या है? कोशिका भित्ति। ध्यान रखना, जीव जंतु के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पादपों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस कारण से इसकी आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोकस करना। और फिर इसके बाद आता है जो हमारे कोशिका के अंदर एक भाग है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली व केंद्र के मध्य स्थित द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर भाग है जो कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य स्थित द्रव होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये द्रव्य कैसा होता है? एक जेली जेली टाइप होता है। कैसा होता है ये द्रव्य?
जेली जेली टाइप हो, मतलब एक गाढ़ा पदार्थ होता है जो जेली जेली टाइप होता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले सभी संरचनाएं क्या कहलाती है? कोशिका, ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और इस कोशिका द्रव्य के अंदर सभी जितने भी भाग पाए जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? कोशिकांग कहलाते हैं। क्या कहलाता है? वो आपके कोशिकांग कहलाते हैं। चलो आगे, नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, मैं बाहर निकल गया था, सॉरी। फिर आगे देखते हैं अपन केंद्रक। केंद्रक क्या है? केंद्रक एक का आकार होता है। ये केंद्रक का आकार होता है, कैसा होता है? केंद्रक का आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है? केंद्रक का आकार गोलाकार होता है। जंतु कोशिका में केंद्र कहाँ पाया जाता है? मध्य में पाया जाता है। उसका कारण भी क्या है वो हम एक देखेंगे अभी। जंतु कोशिका में केंद्र कहाँ पाया जाता है? मध्य में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका द्रव्य। जंतु कोशिका में केंद्र कहाँ पाया जाता है? मध्य में पाया जाता है। पादप कोशिका में केंद्र कहाँ पाया जाता है? एक तरफ पाया जाता है। उसका कारण क्या है कि इसमें क्या पाया जाता है? एक बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है, और रिक्तिका पाए जाने के कारण ये आप लोगों के सेंटर में नहीं पाया जाता। तो पादप में केंद्र कहाँ होता है? एक तरफ होता है, और जंतु में केंद्र कहाँ होता है? मध्य में होता है। ये ध्यान रखना, आप नोट करना, गलती मत कर देना। दोनों केंद्र कभी दोनों में मध्य नहीं होता। एक जंतु के अंदर मध्य होता है, और पादप के अंदर क्या होता है? एक तरफ केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में एक छोटी संघनन संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रिका या न्यूक्लियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोल्स कहते हैं। केंद्रिका कहते हैं या फिर न्यूक्लियोल्स कहते हैं। केंद्र के अंदर भी एक संरचना पाई जाती है, संघनन छोटी छोटी, जिसको हम केंद्रिका बोलते हैं या फिर न्यूक्लियोल्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको थोड़ा फोकस करना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, केंद्रक में धागे के समान जो संरचना पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? गुणसूत्र। ध्यान रखना, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्र के अंदर पाए जाते हैं, और वो धागे के समान होते हैं। फिर गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। और जीन हमारे आनुवंशिकता गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके रीट के अंदर क्वेश्चन बन जाए कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्र के अंदर पाए जाते हैं, और आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? गुणसूत्र पर जीन कार्य करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा फोकस करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक कोशिका जिसके केंद्र के चारों ओर केंद्र की झिल्ली नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? आप लोगों को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। मैंने अभी आपको आगे बताया था, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको, कि एक ऐसी कोशिका है जिसके केंद्र के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। और ऐसी कोशिका जिनके केंद्र के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है या केंद्रक झिल्ली का पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक बोलते हैं। ध्यान रखना, जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती वो प्रोकैरियोटिक हो गया, और जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है वो क्या कहलाता है आप लोगों को? यूकैरियोटिक कहलाता है। नेक्स्ट आगे, कोशिका में केंद्र के चारों ओर केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती। किसके अंदर नहीं पाई जाती केंद्र झिल्ली? जीवाणु के अंदर नहीं पाई जाती। इंपॉर्टेंट है, और इस पे थोड़ा आप फोकस करना। चलो आगे हम देखते हैं, कोशिकांग में बहुत ही शक्तिशाली को ध्यान रखना, कोशिकांग जहाँ पर आप लोगों के कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिकांग जहाँ पर बहुत सारे जो कोशिकाओं के भाग होते हैं, तो कोशिकांग में शक्तिशालक पाचक एंजाइम पाया जाता है, वो क्या कहलाता है आप लोगों के? लाइसोसोम होता है। कौन सा होता है? लाइसोसोम होता है। और लाइसोसोम की और क्या विशेषता है? कोशिका की आत्मथैली किसको कहा जाता है? आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम कहा जाता है, जो अपनी ही कोशिका का क्या कर लेती है? पाचन कर लेती है। ध्यान रखना, अपने ही कोशिका का पाचन कौन करती है? लाइसोसोम करती है, जिसको हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, और आपके ये एग्जाम में आ सकता है। चलो आगे देखते हैं, कोशिकांग के और कुछ भाग है और उसके बारे में हम देखते हैं। गोल्जी काय, कोशिकांग की खोज सबसे पहले किसने की थी? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्जी काय कोशिकांग की किसने खोज की थी? कैमिलो गोल्जी। और ध्यान रखना, ये कैमिलो गोल्जी नाम से पता चल रहा है, और ये आपके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, संश्लेषित पदार्थों को अंदर बाहर विभिन्न क्षेत्रों में
भेजने का कार्य कौन करता है? गोल्जी काय करता है। ध्यान रखना, संश्लेषित पदार्थ, जो पदार्थ आपके बन गया उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने का कार्य कौन करता है? गोल्जी काय करता है कोशिकांग के अंदर। मतलब एक मैसेंजर का कार्य कौन कर रहा है? गोल्जी काय कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं, दोहरी इकाई झिल्ली से ढकी हुई आकृति कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी है एक दोहरी इकाई झिल्ली से ढकी हुई रहती है। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में भीतरी भित्ति वलितों को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ध्यान रखना, एक सिक्कों की जमे जैसी आकृति माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है, जो आप लोगों को 9th की बुक के अंदर है, और मैं 9th की वीडियो बनाऊंगा तब आपको मैं बता दूंगा। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? हमारे एटीपी में होता है। कहाँ होता है? एटीपी में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? हमारे एटीपी में होता है। कहाँ होता है? एटीपी में होता है। ध्यान रखना, एटीपी के में होता है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से मैंने जितने भी पॉइंट बनाए वो सभी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी की है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलितों को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण किस में होता है? एटीपी में। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो खुरदरी अंतर्द्रव्य और दूसरी होती है चिकनी अंतर्द्रव्य होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना कि कोशिकांग में सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो कौन सा होता है? आप लोगों के अंतर्प्रद्रव्य जालिका होती है। ठीक है, ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ तो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसकी कुछ विशेषता देखते हैं, जैसे खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर क्या पाया जाता है? आप लोगों के राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? आप लोगों के खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर पाया जाता है। अंतःद्रव्य, ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन बन जाए, कॉमन ही क्वेश्चन बन जाए कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका पर पाया जाता है। लेकिन अगर खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका दिया तो वहाँ पर आपको खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे जो पादपों के अंदर पाया जाता है, ये मोस्टली प्लेस्टिड होता है। प्लेस्टिड पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये मोस्टली आप लोगों के पौधों को हरा रंग प्रदान करने का काम करता है। पौधों को हरा रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? प्लेस्टिड करता है। ध्यान रखना, कभी कभी क्लोरोफिल या हरित लवण नहीं दिया हुआ है तो आप लोगों को प्लेस्टिड का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्लोरोप्लास्ट या हरी लवक कहते हैं, किसको कहते हैं? प्लास्टिड को कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट भाग है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है रीट के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पादपों का हरा रंग होने का कारण क्या है? प्लास्टिड है, मैंने आपको पहले भी बताया था। हरी लवक है जो आपके रीट में क्वेश्चन बन सकता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल वर्णक। अगर क्लोरोफिल वर्णक नहीं है तो ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य पेड़ पौधे नहीं कर पाएंगे। रिक्तिका पादप कोशिका में आकार होता है, कैसा होता है? बड़ा होता है। इसी तो कारण केंद्र कहाँ पाया जाता है? एक तरफ पाया जाता है, मध्य में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट आगे देखते हैं, रिक्तिका जंतु कोशिका में आकार होता है, कैसी होती है? जंतु कोशिका में छोटी होती है, इस कारण से ये कहाँ पाया जाता है? केंद्र कहाँ पाया जाता है? आप लोगों के मध्य में ज़्यादा रखना। पादप के अंदर रिक्तिका बड़ी होती है और इसी कारण केंद्र कहाँ जाता है? कोशिका के अंदर केंद्र कहाँ होता है? एक तरफ होता है। और जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिका छोटी होती है, इस कारण से केंद्र कहाँ पाया जाता है? मध्य में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की खोज किसने की थी? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चन पीछे दिया हुआ एक इसके बारे में सारांश दिया, उसमें से मैंने बनाया है। बाय द वे अगर क्वेश्चन बन जाए कि सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की खोज किसने की थी? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, तो आपको सब पढ़ना है। सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है? लिमिनेसी। कौन सा है? लिमिनेसी फीमेली। ध्यान रखना, सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है? ल्यूमिनेसी फीमेली। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन वैसे बनेगा तो नहीं, लेकिन आप एक बार देख लेना, किसी बुक का नाम पूछ लिया जाए। देखो,
सिग्नल ट्रांसडिक्शन मैकेनिज्म इन प्लांट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है आप लोगों के? ध्यान रखना, डॉक्टर सतीश सी महेश्वरी। अगर बन जाए तो देख लेना, इतना वैसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनेगा तो नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो 6 क्लास का है सूक्ष्म जीव, और जो आपके रीट के अंदर भी इसका टॉपिक बन सकता है। सूक्ष्म जीव को किससे मापा जाता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाता है। वैसे मोस्टली सूक्ष्मदर्शी जीव कभी दिखते नहीं है। वैसे कोरोना वायरस भी आपको दिख रहा नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस है। सूक्ष्म जीव किसके द्वारा देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेड अथवा रोटवी सूक्ष्म जीव नमी के कारण होते हैं। क्या होता है? ब्रेड पर अगर फफूंद वगैरह आ जाती है, वो किसके कारण होता है? कवक और बीजाणु बनते हैं, जिसके कारण आप लोगों के वो रोटियां नमी के कारण उस पर जो एक जाल नुमा आकृति बनती है, जिसको कवक या बीजाणु बोलते हैं, ब्लैक कलर के आपको दिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रति ग्राम मिट्टी में लगभग जीवाणु कितने होते हैं? आप लोगों के 2.5 अरब होते हैं। कितने होते हैं? 2.5 अरब। वैसे ये क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से मैंने कोई छोड़ा नहीं है, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके बहुत ही काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म जीवों के प्रकार। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीव, जैसे विषाणु, माइकोप्लाज्मा, एक बार मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये 6 हैं जो आप लोगों के सूक्ष्म जीव के प्रकार है, और इसमें से कोई भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। वैसे आपके 6 क्लास के अंदर विषाणु के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। TMV, HIV। ध्यान रखना, पहला जो वायरस जो खोजा गया था वो कौन सा था? TMV। ठीक है, इसका फुल नाम मैंने नीचे लिखे हुए, आपके बुक के अंदर तो वैसे नहीं लिखे हुए, बाय द वे अगर बन जाए। TMV का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। जो सर्वप्रथम वायरस, पहले जो वायरस की खोज हुई थी वो कौन सा वायरस था? TMV। ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले जो वायरस की खोज कौन सी हुई थी? TMV, जिसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वैसे ये तो सबको याद है, HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जीवाणु से सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। जीवाणु से भी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे छोटी कोशिका किसके अंदर? जीवाणु में पाई जाती है। जीवाणु से भी छोटी कोशिका किसके अंदर पाई जाती है? माइक्रोप्लाज्मा के अंदर। कभी कंफ्यूज मत होना, अगर आप लोगों को माइक्रोप्लाज्मा दिया हुआ है और जीवाणु दोनों दिया हुआ है तो आपको माइक्रोप्लाज्मा को सिलेक्ट करना है। अगर माइक्रोप्लाज्मा नहीं दिया तो जीवाणु को सिलेक्ट करना है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, पादपों में बैंगन का लघुपन होता है, किसके कारण होता है? जो बैंगन खराब हो जाता है, लघुपन हो जाता है, किस कारण का होता है? माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? माइक्रोप्लाज्मा के कारण होता है। पादपों में तिल की फिलोडी नामक रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मा कारण होता है। ध्यान रखना, ये दोनों नाम है। क्वेश्चन आपके ऐसे भी बन सकता है कि पादप में बैंगन पर कौन सा रोग होता है? लघुपन होता है। और पादप में तिल होते हैं, तिलन होता है, उस पर कौन सा होता है? फिलोडी होता है। ध्यान रखना, और वो भी दोनों किसके कारण होता है? माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बैंगन पे रोग मैंने अभी आपको बताया, लघुपन। तिल पर रोग कौन सा होता है? फिलोडी नामक रोग होता है। मैंने अलग से बनाया ताकि आप इसमें भी कंफ्यूज ना हो। पादप जगत का बहुरूपिया किसे कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा कहता है। भाई माइक्रोप्लाज्मा के बहुत सारे रूप है, इसका आंसर इसको क्या कहते हैं? बहुरूपिया कहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट कर देना। चलो आगे देखते हैं। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, लेकिन आपकी मैंने वीडियो स्टार्ट करती तो मैं इसको स्टॉप नहीं कर सकता, एक बार देख लेना। फिर आता है जीवाणु होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ध्यान रखना, जीवाणु क्या होते हैं? एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जीवाणु के उदाहरण कैसे? ई कोलाई और लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो आप लोगों के जीवाणु के कुछ उदाहरण है। फफूंद या फंगस को कहते हैं, क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। कवक को फफूंद या फंगस भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कवक में पनहरित नहीं होता, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ध्यान रखना, कवक में पनहरित नहीं होता, इसका आंसर ये भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये किसी दूसरी चीज़ों पर आश्रित रहते हैं। कवक मृत जीव के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण की विधि द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना,
जो कवक होते हैं, जो मृतजीवी होते हैं, उनके ऊपर से सड़े गले पदार्थ से, कार्बनिक पदार्थ से अपना क्या करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है मशरूम, जैसे सर्दियों में सर्दियों में नहीं, बरसात की ऋतुओं में देखा होगा सांप की छतरी की जैसे आकृति होती है उनके, जिसको मशरूम बोलते हैं। और मेरे हिसाब से मशरूम आई थिंक सब खाते हैं। फिर आता है परजीवी कवक। परजीवी कवक जैसे परजीवी जो दूसरों पर आश्रित रहने वाले भी कवक है, जैसे पिक्सिनिया ग्रेमिनेसिस ट्रिटिसाई, जिसको काला कीट रोग भी बोलते हैं। और दूसरा है स्क्लेरोस्पेरोग्रिमिनिकोला, जिसको जोगन रोग भी बोलते हैं, जो किसके अंदर पाया जाता है मोस्टली, जैसे मैंने आपको पहला बताया पिक्सिनिया ग्रेमिनेसिस ट्रिटिसाई, जो काला कीट रोग बोलते हैं, जो गेहूँ के अंदर पाया जाता है। और जैसे मैंने दूसरा आपको रोग बताया स्क्लेरोस्पोरा ग्रिमिनिकोला, जो जोगन रोग बोलते हैं, जो मोस्टली किसके अंदर पाया जाता है, बाजरे के अंदर पाया जाता है। वैसे क्वेश्चन बन सकता है, आप देख लेना, अभी तक तो बना हुआ नहीं है। कुछ कवक शैवाल के साथ सजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। ध्यान रखना, कुछ जैसे शैवाल है वो कवक है, लेकिन वो सजीवी के रूप में पाया जाता है। ध्यान रखना, ये दोनों मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ये दोनों क्या थे, आपके परजीवी थे, और शैवाल क्या है, एक सजीवी। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, आपको केवल मैंने लिखा वो इम्पोर्टेंट है और आपको रटना नहीं है, इसको एक बार देख लेना और समझना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रोटोजोआ जीवों के उदाहरण, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, जो दोनों उदाहरण है किसके, प्रोटोजोआ जीवों के उदाहरण है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जैसे शैवाल के सूक्ष्म जीव के उदाहरण है, जैसे यूकेरियोट एक कोशिकीय, इसके अंदर आप लोगों के शैवाल के कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, जिसको दो है और नाम है, एक और नाम है क्लोरेला, ठीक है। ये दोनों नाम है, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही तो आप देख लेना इसमें। यूकेरियोट बहुकोशिकीय, जैसे स्पाइरोगोरा यूलेथ्रिक्स, ये दो आपके यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय है, जिसके मैंने आपको पहले भी बताया था, कोशिका झिल्ली का नहीं पाई जाती और इसमें पाई जाती। प्रोकैरियोट में जैसे आप लोगों के नीलहरी शैवाल है, जो बहुकोशिकीय के उदाहरण है शैवाल के अंदर। ध्यान रखना, ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर फोकस करना आप लोग। नेक्स्ट, दूध का दही में बदलना किसके कारण होता है, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है उसके कारण दूध क्या बनता है, आप लोगों के दही में बदल जाता है। ईस्ट का देखो ध्यान रखना, नेक्स्ट मैंने आपको बनाया, अंडरलाइन किया, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है। डबल रोटी बनाने में, जलेबी बनाने में हेतु जिस गोलम का खमीर बनाने में जिस जीव या कवक का उपयोग किया जाता है वो क्या है, आप लोगों के ईस्ट का आप लोगों के जलेबी वगैरह डबल रोटी उसमें बनाने में काम किया जाता है, जैसे ताकि वो थोड़ा फूल जाए और आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव जैसे और आप लोगों को खाद्य पदार्थों में काम आते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव सभी हानिकारक नहीं होते, जैसे खाद्य पदार्थों के अंदर भी काम आता है, जैसे क्लोरेला सूक्ष्म जीव जो सूप वगैरह अन्य खाद्य पदार्थों को बनाने में काम आता है, जैसे टमाटो सूप वगैरह इनमें काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरेला एक ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लोरेला खाद्य पदार्थों को या आइसक्रीम वगैरह बनाने में काम आता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है विटामिन B12। विटामिन B12 का निर्माण सूक्ष्म जीव से किया जाता है। विटामिन B12 का निर्माण किससे किया जाता है, सूक्ष्म जीव किया जाता है, जिसका नाम वैसे इसका फॉर फॉर्म देखा जाए तो इसका नाम विटामिन B12 का निर्माण सूक्ष्म जीव से किया जाता है। वो सूक्ष्म जीव कौन सा है, क्लोरोस्ट्रिडियम ब्यूटुलिनम, ये सूक्ष्म जीव जो विटामिन B12 को निर्माण करने में काम आता है। सूक्ष्म जीव कौन सा है, जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस पर फोकस करना। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटुलिनम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसका फोकस करना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, रोग प्रतिरोधक बनाने में जो सूक्ष्म जीव काम आता है वो कौन सा सूक्ष्म जीव है, आप लोगों के एंथ्रेक्यूनाइड बेसिलाइन, जो आप लोगों के आज का रेडमीसीवर जो आपके कोरोना वायरस में जो मोस्टली आ रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने में काम आता है, इसका नाम है आप लोगों के एंथ्रेक्यूनाइड बेसिलाइड। ये इंपॉर्टेंट है और इस पर थोड़ा फोकस करना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखते हैं, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बना हुआ है आप लोगों के, पेनिसिलियम होता है एक, पेनिसिलियम क्या जीवाणु है, विषाणु है या कवक है, कुछ भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें ध्यान रखना पेनिसिलियम क्या होता है, कवक होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पेनिसिलिन नामक कवक से जीवन रक्षक औषधि
का निर्माण किया जाता है, जो प्रतिजैविक के रूप में आता है, जिसको पेनिसिलिन नाम से जाना जाता है। और मेरे हिसाब से 2017 रीट के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है ये। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, रीट में ये क्वेश्चन 2017 में बन चुका है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक बार आ गया वो वापस नहीं आए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जड़ की गुलिकाओं में पाए जाने वाले जीवाणु क्या कहलाता है? राइजोबियम होता है। कौन सा होता है? राइजोबियम होता है। जैसे गांठों के रूप में पाया जाता है, वो कौन से होता है? राइजोबियम पाए जाते हैं। नाइट्रोजन में पाए जाने वाले पादप जैसे मूंग, मोठ, चना, जिस फल का 2 भाग होता है उसके अंदर नाइट्रोजन मोस्टली पाया जाता है। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में बदलने का काम कौन करता है? राइजोबियम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके रीट के अंदर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जीवाणु के द्वारा पत्तियों, गोबर व अन्य अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित होकर बदलते हैं, वो किस में होता है? ह्यूमरस में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? ह्यूमस में बदलते हैं। ह्यूमस में बदलना क्या कहलाता है आप लोगों को? जो गोबर पत्तियों का क्या होता है? अपघटन होना, या पत्तियाँ जैसे सड़ जाती है, गल जाती है, वो किसके कारण होता है? ह्यूमस के कारण होता है। और वो जीवाणु छोटे छोटे बैक्टीरिया के कारण होता है। टूथपेस्ट बनाने में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। टूथपेस्ट वगैरह बनाते हैं, उसमें कौन से टूथपेस्ट सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जेंथोमोनस कैम्पोट्रिस, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके रीट के अंदर बन सकता है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एंथ्रेक्स मनुष्य एवं जंतु में सूक्ष्म जीव होने से भयानक रोग होता है। एंथ्रेक्स एक जीवाणु है जिसके कारण जंतु और जीवों में एक भयानक रोग का उत्पन्न हो जाता है। देखो सूक्ष्म जीव कैसे, और बहुत सारे गायों के अंदर जो रोग होता है इसको हम खुरपका कहते हैं, जिसके मुंह पक्का रोग वायरस होता है। नींबू खराब होना है, कैंगर रोग जिसे जीवाणु जनित रोग होता है। गेहूं में रोग होता है रस्ट होता है आप लोगों के कवक जनित रोग है। ध्यान रखना, कवक जनित है, ध्यान रखना। नींबू के अंदर जीवाणु जनित होता है, और गेहूं के अंदर एक कवक होता है जिसको रस्ट बोलते हैं। और भिंडी के अंदर होता है, वो क्या होता है? एक वायरस जनित रोग होता है जिसको मोजैक वायरस बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलो आगे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आगे